बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक और फ्रेश एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। और बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी अपडेट्स हैं, बहुत सी हलचल मच रही है, कहीं सियासी मैदान में तो कहीं खेलों के मैदान में, कहीं मौसम की बहुत सारी अपडेट्स हैं तो कहीं और बहुत सारी खबरों पे से पर्दाफाश होता जा रहा है। बिल्कुल। और बात सबसे पहले हम करेंगे पीएसएल की, क्योंकि उसकी जो इस वक्त हाइप है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी है और शायकीन क्रिकेट बहुत इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि पीएसएल 7 हर सूरत होगा, इसकी यकीन दहानी कराई है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी के। और साथ में आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हम देख रहे हैं, उसकी वजह से तशवीश तो है, लेकिन हर सूरत जो है ये कराया जाएगा पीएसएल 7। और हम देख रहे हैं खिलाड़ी हों, पीसीबी अफसरान हों, इसके साथ साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, ग्राउंड स्टाफ हैं जो कोरोना का शिकार हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। और साथ साथ वो वाली बात भी कि जब सर शाहजेब ने बताया कि जनाब पीएसएल होगा और बाकायदा तरीके से होगा, उस एसओपीज को फॉलो किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बेसिकली जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत सख्त तरीन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं ताकि इसको यकीनी बनाया जाए कि पीएसएल अपने टाइम पर अपने शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो और अपने शेड्यूल में ही ये खत्म हो। इस तरीके से साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बबल कायम किया गया है वो अगर एक बार महफूज हो गया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खासतौर पर कहा जा रहा है ऑफिशियल्स की जानिब से। कामरान अकमल और वहाब रियाज, इन लोगों को भी जो है वो कोविड पॉजिटिव, वसीम अकरम भी हैं और हैदर अली भी हैं जिनको कोविड का जो शिकार हुए हैं साथ में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोविड के शिकार अगर हो भी गए तो जिस तरीके से पूरा मैनेज किया गया है पीएसएल 7, तो ये मुमकिन हो सकेगा कि पीएसएल 7 बाकायदा शुरू भी किया जाए और इसको कामयाबी से इख्तिताम ये पजीर होगा। और ये भी सुना है कि इसका इफ्तिताह जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये टीजर देख के लग रहा है, आपने वो टीजर देखा होगा रमीज राजा का, जिस तरीके से क्या जबरदस्त टीजर बनाया है। उन्होंने कहा पीएम इट्स टाइम फिर दोनों वॉक करते हुए जाते हैं, उससे लग यही रहा है और हमें भी यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे। खैर आगे चलकर आपको मजीद बताएंगे, लेकिन आपको गुज़श्ता रोज हमने एक खबर देखी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई जिसने हलचल मचा दी पूरे मुल्क में, चाहे ऑपोजिशन लीडर्स हों माया या हुकूमती नुमाइंदे हों, सब हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि वो बैठकर कोई तनकीद कर रहा था, कोई जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लेकिन ये मामला चलता रहा। लेकिन आज हम इस पर खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि जो रिपोर्ट आई है 2021 की, जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमती दावे के बरक्स जो करप्शन है उसमें इजाफा हुआ है, वो कम नहीं हुई है। वो कम नहीं हुई है। ये थोड़ा सा लोगों को अच्छी बात है, शायद आपने सब क्लियर कर दिया कि वो जी इजाफा हुआ है। ये नंबर्स जो बढ़ रहे हैं इसमें हमारी तारीफ नहीं है, इसमें हमारी कोई अच्छाई और बड़ाई नहीं हो रही। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। किस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जिस नंबर पे हम आ गए हैं, दरअसल ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसका गुज़श्ता वक्तों में, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सिर्फ जब चेयरमैन थे पीटीआई का, तो इसके हवाले उन्होंने अलग अलग जलसों में, अलग अलग तकारीर में, अलग अलग इवेंट्स में उन्होंने इसका बहुत बार जिक्र किया। बिल्कुल। और आज वो ही इसका निशाना बन गए। हालांकि अगर हम कुछ डेटा देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें अगर हम कुछ देखें 2015 से लेकर 16, 17, 18 तो तकरीबन पाकिस्तान 116, 117 नंबर पर रहा है। लेकिन 2018 में जब हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि ये जो रिपोर्ट बेसिकली तैयार की गई है ये पिछली हुकूमत के नतीजे है जो अब इस रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। लेकिन अब तो 3 साल गुजर चुके हैं, 4 साल गुजर चुके हैं, अब तो परफॉर्मेंस बेस्ड है और अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 16 नंबर ऊपर आ गए हैं करप्शन में। हम 16 रैंक्स ऊपर आ चुके हैं करप्शन में। तो आई थिंक हमें दिखाना चाहिए कि पिछले अरसे में जब वज़ीर पाकिस्तान सिर्फ चेयरमैन थे तो क्या कहते थे उस वक्त। आप जिक्र करिए ना, इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब क्या कहते थे, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर इस पर तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8.5
बयानात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिनके 2012 के बयानात भी हैं और बहुत सारे बयानात हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब भी रिपोर्ट आती थी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसकी एग्जाम्पल देकर, उसका हवाला देकर ये कहा करते थे कि देखें करप्शन कितनी बढ़ गई है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शाहज़ेब, के तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था ये करप्शन को दूर करना और वन ऑफ द मेन गोल्स था कि जी पाकिस्तान का नारा लगाया गया और खासतौर पर करप्शन के खात्मे का नारा लगाया गया। ये तो मंशूर में शामिल है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से अब बाकायदा तौर पर तनकीद भी की जा रही है जब से ये रिपोर्ट आई है, और उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई और करप्शन की रोकथाम तहरीक इंसाफ हुकूमत के मंशूर में शामिल था, जो कि उनको करना था। खैर, अब इस पर बात करते हैं तफसीलन, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अदनान साहब। अदनान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जब से ये रिपोर्ट आई है एक हलचल मची हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और साथ में ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकरीर में पहले तो ये जिक्र करते रहे, इसका हवाला देते रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ जो परेशानियां आपको लगता है वो पीटीआई के लिए बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट के लिए बढ़ गई हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस रिपोर्ट से बहुत धचका लगा है इमरान खान साहब की हुकूमत को, क्योंकि वो खुद इसका बहुत हवाला देते थे। अब वही रिपोर्ट कह रही है कि करप्शन जो है 16-17 पॉइंट्स बढ़ गई है पाकिस्तान में, यानी खासा उसमें इजाफा हो गया है। दो कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो करप्शन का इंडेक्स है, इसमें माली करप्शन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जो है कमजोर हुई और स्टेट कैप्चर है, यानी रियासत जो है बहुत ज्यादा दखल अंदाजी है उसकी, और उसका कंपटीशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन लोग तो बारीकियों में नहीं जाते। अब मैं जाती तौर पे इन रिपोर्टों को ठीक नहीं समझता, इनका एक खास एजेंडा होता है, क्योंकि ये जो आदिल गिलानी साहब थे जब वो इसके सरबराह थे तो पीपल्स पार्टी की उन्होंने करप्शन का इंडेक्स बहुत ज्यादा कर दिया था। बाद में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इंडेक्स बहुत कम हो गया और उनको सफीर बना के सर्बिया भेज दिया गया। तो इनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है। लेकिन इमरान खान साहब तो खुद ही इस रिपोर्ट को बहुत अहमियत देते थे, जैसे अभी आपने बहुत से क्लिप सुनाए हैं, तो उनके लिए तो बाइस परेशानी होगा। अब अपोजिशन रोजाना उनके ऊपर तंज करेगी, उन पे जुमले कसेगी, मीडिया में भी इस पर बहस होगी। तो इमरान खान साहब का बुनियादी नारा यही था कि मैं करप्शन को खत्म करूंगा, तो वो तो नहीं कर सके। ठीक है कि अगर इजाफा नहीं हुआ तो खत्म भी तो नहीं हुआ, ये भी तो बात है कि जिस तरह पहले काम जो है वो सरकारी इदारों में पैसे देके किए जाते थे, इसी तरह अब भी होते हैं। और ये परसेप्शन तो है ना कि कोई पुलिस में रिफॉर्म नहीं हो सकी, जुडिशरी में नहीं हो सकी, तो अब इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं ये सब काम कर सके। मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट के ज्यादा मंफी होने की एक वजह कोरोना वबा भी है, क्योंकि जब कोरोना वबा आई तो हुकूमत ने बहुत जल्दी परचेजेस की, हॉस्पिटल बनाए, वैक्सीन खरीदी। उसमें अगर वो देर करते, प्रोसीजर्स को फॉलो करते तो अमवात होती, तो फिर उन पर इल्जाम आता कि देखें आपने बहुत सुस्ती दिखाई। उन्होंने प्रोसीजर्स को साइड में रख के जल्दी परचेजेस की और उसमें कोई प्रोसीजर को थोड़ा फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से भी ये रिपोर्ट जो है कोरोना की वबा की वजह से भी ये रिपोर्ट मन की ज्यादा आई है। एक बात सीपैक की भी कि इनके साथ हमारे जो माहदे हैं वो गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, उसमें ओपन बिल्डिंग वगैरह नहीं होती। तो जो ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये आलमी सरमायादारी जो सिस्टम है उसकी नुमाइंदा है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी शामिल है, इसमें इकोनॉमिस्ट लंदन भी शामिल है। तो ये उनको साहब इस पर हम दोबारा आते हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर हम दोबारा से बात करेंगे। लेकिन एक और सवाल है बड़ा अहम कि वफाकी वजीर जो फवाद चौधरी साहब है, उन्होंने कहा कि आइंदा बरस जनवरी में नई हल्का बंदियां जो है वो होंगी। गैर मुतनाज़ा हल्का बंदियों के लिए क्या मैकेनिज्म सर बनाना चाहिए और क्या स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पेशगी दूर हो सकेंगे? देखिए, जब भी हल्का बंदियां होती हैं उस पर एतराज होता है। हर हुकूमत कोशिश करती है कि इस तरह हल्का बंदी करे, से जेरीमेंडरिंग कहा जाता है, कि जिससे उसको फायदा हो। ये अमेरिका, यूरोप, हर जगह ऐसा होता है जहां भी हल्कों वाली सियासत है। तो पाकिस्तान में भी 70 साल से ऐसे ही होता है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि उसको ज्यादा शफाफ बनाएं और उस पर ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस हो, तो इन्हें अपोजिशन की कमेटियां बनानी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियां मिलकर और सरकारी अफसरों की वो फैसला करें ताकि किसी का कोई एतराज ना हो। छोटे मोटे एतराजात तो हमेशा रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा एतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए इन कमेटियों में नुमाइंदगी जो है अपोजिशन की भी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की भी हो, नून लीग की भी हो, JUI, ANP, पीपल्स तहरीक इंसाफ, ये सब मिल बैठे मुकामी सतह पे, जिले सतह पे, और फिर वो हल्का बंदियां करें। तो मेरा ख्याल है कि वो मुतनाज़ा नहीं होंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा जो हुकूमत में होता है वो कोशिश करता है कि हल्के को इस तरह बनाए कि कुछ इलाके उसके सपोर्टर जो हैं
वो ज्यादा सपोर्ट वाला हल्का बन जाए उसका, जहाँ पे उसकी सपोर्ट ज्यादा है। राइट जी, आप अब जरा वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। शहबाज शरीफ जी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो तो कह रहे हैं कि जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो इनके खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म है, तो क्या मतलब ये वाकई ऐसा है आपकी नजर में? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। अब ये देखिए ना कि उसमें जो 8 इदारों से उन्होंने आदादो शुमार लिए ट्रांसफर, मैं तो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह को ज्यादा काबिल एतमाद नहीं समझता, लेकिन क्योंकि इमरान खान खुद ही इसका बार बार हवाला देते थे, अब वो फंस गए, तो शहबाज शरीफ भी अब उनके ऊपर वो करेंगे चार्जशीट। देखिए बात यह है कि उन्होंने 8 इदारों से आदादो शुमार लिए और उनमें से 5 इदारों ने पाकिस्तान की वही रैंकिंग रखी जो पिछले साल की थी, उसमें तब्दीली नहीं की। 2 ने 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे की। सिर्फ एक इदारा है इकोनॉमिस्ट लंदन, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है बड़ा मशहूर, वो 3 महीने के बाद एक इंटेलिजेंस यूनिट की एक कंट्री रिपोर्ट शाया करता है जिसमें वो पाकिस्तान की भी होती है। और मैं जब फ्राइडे टाइम्स मैगजीन में काम करता था तो नजम सेठी साहब उसकी रिपोर्ट लिखा करते थे, 20-25 साल पहले की बात है। तो अगर ये रिपोर्ट भी उन्होंने ही लिखी है और ये इकोनॉमिस्ट लंदन ने इतने ज्यादा पॉइंट 16 पॉइंट पाकिस्तान के कम किए हैं, तो फिर तो वैसे ही मशकूक हो जाती है, क्योंकि नजम सेठी साहब तो वाज़ेह तौर पे नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं। उनके वो क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने वो भी बनाया था, चेयरमैन भी बनाया था, और भी वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे पंजाब में। अदनान साहब, ये भी समझना जरूरी है कि ये परसेप्शन इंडेक्स है जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उसके मुताबिक एक परसेप्शन है कि इस तरीके से आपका जो मुल्क है उसमें करप्शन इतनी इसमें सामने आ रही है, और ये सारा डाटा जिस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, मैं चाहता हूँ आप हमारे नाज़रीन को आप कुछ उस बारे में भी बताएं। देखिए ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक मजाक ये है कि ये खुद ट्रांसपेरेंट नहीं, उन्होंने एक बहुत स्केची सी रिपोर्ट शाया करके वो हमें दे दी है, कोई उसमें डिटेल नहीं बताई कि सैंपल कितना बड़ा है। वो जो 8 इदारे हैं उन्होंने सर्वे कितने लोगों पे मुश्तमिल सर्वे किया, कहाँ किया, हो सकता है कि सिंध से ज्यादा सैंपल लिया हो, तो सिंध में तो बहुत करप्शन है, तो उससे पूरे पाकिस्तान की रेटिंग गिर गई हो। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है। मसला तो ये है कि वो बताएं इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो है वो किसने लिखी है। अगर वो ऐसे लोगों ने लिखी है जो नवाज शरीफ के इत्तेहादी हैं, फिर तो वो बायस्ड रिपोर्ट है। मैं तो सही बात ये है कि इन इदारों की रिपोर्टों को नहीं मानता, ये मुल्कों को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए इस किस्म के ये चीजें छोड़ते हैं। जैसे चीन के खिलाफ रिपोर्टें आती रहती हैं, रूस के खिलाफ आती रहती हैं, जिस मुल्क को इन्होंने डिस्टेबलाइज करना हो वहाँ पे शोरिश बपा करने के लिए ऐसी रिपोर्टें भेजते रहते हैं। एक सवाल कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम सड़कों पर ऐलान उन्होंने किया है कि निकलने का, उसके बारे में शहजाद अकबर साहब का जो है वो इस्तीफा आता है, अगले रोज ही ये रिपोर्ट आ जाती है। सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपकी नजर में इसकी कोई कनेक्टिविटी है? नहीं, कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन जब आपकी हुकूमत को अब तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं, तो अब तो मोमेंटम गेन करेगी अपोजिशन। अब आपको अब इनकी बदकिस्मती है कि 2 साल से तो कोरोना वबा से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये अगर कुछ ठोस काम कर लेते, अवाम को कुछ चीजों में मुतमईन कर देते, तो इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। अब तो अपोजिशन शेयर होगी, अब तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 1.5 साल का जो मुद्दत है, और ये पैदर पे करप्शन जो है पाकिस्तान में कैसे खत्म हो सकती है? ये तो ईमान का हिस्सा बन चुकी है लोगों। कोई भी आप महकमा सरकारी हो जहाँ पे आप बगैर पैसे के काम करवा ही नहीं सकते। आपका अदालती निजाम में 20-20 साल तक केस चलते रहते हैं, किसी को सजा ही नहीं होती। अगर आप जो है चाहे मर्डर भी कर ले, आप पैसे दे दें तफ्तीशी अफसर को, वो मर्डर का तफ्तीश खराब कर देता है। व्हाइट कॉलर क्राइम को तो वैसे ही नहीं पकड़ा जा सकता। व्हाइट कॉलर क्राइम तो बाहर की दुनिया में करना साबित मुश्किल होता है। इस काम में इमरान खान को हाथ डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर दी और टेम्पो इतना बिल्ड कर दिया कि अब वो उनके गले में बात फंस गई है। अब शहजाद अकबर की जगह आप किसी और को ले आए। आप इस मुल्क का निजाम चलाने के लिए फरिश्ते कहाँ से लाएंगे? वही लोग हैं ना, उन्हीं से आपने काम लेना है। अफसरशाही काम करना छोड़ देगी अगर आप वो फिर ऐसा ही। अदनान साहब, आखिर में बस ये बता दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक जो इकदामात हैं वो फिर पसपुश चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ उस वक्त तक आएंगे जब तक उनकी कोई सेटिंग कहीं हो ना जाए। उन्हें यकीन ना हो कि मैं आके जेल में नहीं जाऊंगा और उनको अपने वजीर आजम बनने का पूरा वो ना हो। ये एक नफ्सियाती जो है कैंपेन है। मकसद अपने कारकुनों को हौसला बुलंद रखना है, हुकूमत के खिलाफ एक टेम्पो बिल्ड करना। अब इस रिपोर्ट से, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अपोजिशन को बहुत तकवीत मिलेगी, उसके प्रोपेगेंडे को में बहुत जान पड़ जाएगी, और वो फिर इनको जगह जगह जलसों में, तकरीरों में इनके ऊपर ताने मारेंगे। तो ये जो है ये एक सियासी गिमिक्री है
शोबदेबाजी है। नवाज शरीफ अभी कोई नहीं आ रहे और वक्त पे इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान के लिए एक मुश्किल वक्त जरूर है, क्योंकि वो कोई डिलीवर नहीं कर सके उन बातों। मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ के आने का इस वक्त कोई इम्कान नहीं। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है इस पर किसका है आपकी नजर में? देखें जी, अगर तो इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं तो इस बात का बहुत इम्कान है। मुझे ये लगता है कि देखिए, कबल वक्त है, एक तो 1.5 साल पहले कोई पेशन गोई करना। हो सकता है कि इस बजट में इमरान खान को, अवाम को ऐसा रिलीफ दे दें कि उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाए, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें स्प्लिट मैंडेट आएगा। कोई मखलूत हुकूमत बनेगी, या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बनाएंगे, या नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर बनाएंगे, या पीटीआई को किसी के साथ मिलना पड़ेगा। कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि सिंपल मेजॉरिटी ले ले, बिल्कुल वाज़ेह तौर सिंपल मेजॉरिटी। राइट, ठीक है अदनान अल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत हुई आपसे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज हमने सबसे पहले तो जिक्र कर लिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है पूरी दुनिया में, और हम पाकिस्तान में तो खैर है ही। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन वाकई में इस वक्त शेयर हुई हुई है, लेकिन अभी हम इस तरह लगाएंगे हैं, ब्रेक लगाएं थोड़ी सी हम। नहीं, ब्रेक कहाँ लगाएंगे, अभी ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक के बाद तो फिर वो जो एक जबरदस्त सा एक और सेगमेंट है वो हम कब दिखाएंगे? या आप टीजर दे रही हैं? हाँ, इस वक्त के बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। एब्सोल्युटली। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। जैसे कि हम ब्रेक से पहले आपसे जिक्र कर रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो मैं क्या दिखाने जा रही हूँ भाई? मैं वो दिखाने जा रही हूँ क्योंकि वो शिकायत भी होती है ना, ये अकेले के लिए घूम लेते हैं जाके साहब, लेकिन वाकई में कमेंडेबल है और तारीफ के काबिल है जो अगला सेगमेंट आप देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम पीआई की कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे थे और हमने बहुत ज़्यादा जो है आपको रिसेंटली अपडेट भी किया, लेकिन जब मैंने एविएशन वाला सेगमेंट किया था तो वही जहाज छोटा जहाज था, उसके बावजूद आई वाज फ्रीकिंग आउट, भी जान निकल रही थी मेरी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जो आप सेगमेंट करके आए हो वो कितना डिफिकल्ट होगा, वो किस तरीके से आपने किया। एक बोइंग 777 जहाज एक बहुत बड़ा जहाज होता है, इस तरह के दीगर जहाज बहुत बड़े जहाज होते हैं, उनको उड़ाना, उनकी लैंडिंग, उनको एक परफेक्ट जो है वो एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे फ्लाई करना इज नॉट इजी। और कितने मुसाफिरों की जिम्मेदारी होती है, और हम ये कह सकते हैं कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनकी पेशा वराना महारत पर कोई शक नहीं है। बेशक बहुत उनकी एक्सपर्टीज है और उनकी सलाहियतों को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर बहुत अच्छी दी जा रही है। तो हमने फ्लाई किया और आपने फ्लाई किया, चाहे सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे शाहज़ेब अहमद भी गए थे, तो आइए आप भी देखिए और मैं भी उनके वहां पर क्या हुआ। ख़वातीनो हज़रात, आपका कप्तान शाहज़ेब अहमद आपसे मुखातिब है। हम कुछ ही देर में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। बाहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद है आप सबका सफ़र पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ अच्छा डेढ़ घंटे की फ़्लाइट के बाद हम इस वक्त लैंड कर चुके हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ कि जो मेरे साथ कैप्टन मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से, कैप्टन सईद हारून। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज मैंने एक्सपीरियंस किया कि कॉकपिट में बैठने के बाद बहुत आपके ऊपर प्रेशर होता है और बड़ा चैलेंजिंग होता है ये काम। एक कैप्टन के ऊपर जब इतने सारे पैसेंजर्स को लेके जाया जा रहा होता है और आपने लैंडिंग करना होता है, टेक ऑफ करना होता है, आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता है? You know, you should be prepared for the flight, or carrying the passenger is a responsibility from point A to point B anywhere. So you should be ready for anything. You know, you beware of surprises, like it says ना. तो आपको तैयार रहना पड़ता है सब चीज़ों के लिए कि emergency खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए, तो you should be on your toes. मतलब you should know your job.
That's how it is. ठीक है, यहाँ पर सरप्राइजिंग बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि इस वक्त हम जहाज़ के अंदर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रनवे भी है और ये पूरा कॉकपिट है जहाँ पर सारा इक्विपमेंट मौजूद है। कैप्टन साहब हमारे साथ हैं और अभी हम फ्लाई भी कर रहे थे, जो मनाज़र आप लोगों ने देखे, लेकिन हम इस वक्त जो हैं वो सिमुलेटर के अंदर हैं, फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर हैं। ये सर रियल जहाज़ नहीं है, ये कह सकते हैं? Basically, it is real, but very close to reality. It's you can say it's real because whatever it's simulating. आप simulate कर रहे हैं basically खुदा ना ख्वास्ता real life में अगर कुछ होता है तो it's exactly the same. And 99% you can say it's exactly the same. You follow the same procedure or the same drill. आपने सब कुछ वही करना होता है. You go as per the book, as per the checklist. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फ्लाइट सिमुलेटर जिसके अंदर हम मौजूद थे और आपको फ्लाइंग एक्सपीरियंस दिखा रहे थे, लेकिन इस सारे एक्सपीरियंस के पीछे इंस्ट्रक्शन देने वाले कौन हैं, ये सिखाने वाले कौन हैं, फ्लाइंग की ट्रेनिंग देने वाले कौन हैं? तो हमारे साथ सीनियर कैप्टन मौजूद हैं कलीम चुगताई साहब। कैसे आप? खैरियत से सर? अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। सर हम एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं अभी अंदर से और ये बेहतरीन एक्सपीरियंस है, वेरी क्लोज टू रियलिटी। और जो हमारे पायलट्स हैं ये कितने फ्रीक्वेंटली इसमें ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? हमारा एक सिमुलेटर प्रोग्राम होता है, साल में आपको 6 महीने, हर 6 महीने बाद एक सिलेबस कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर हम लोग पूरे जो भी मैल फंक्शंस, इमरजेंसीज और पॉसिबल इमरजेंसीज, वेदर के सिनेरियोज, लो विजिबिलिटी, हर किस्म की इमरजेंसीज और वेदर सिनेरियो को सिमुलेट करते हैं और उसके अंदर फिर हम असेस करते हैं कि हमारे लोग किस तरह कहाँ तक पहुँचे हैं। उनका हम पूरा ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखते हैं ताकि हम असेस कर सकें कि ये लोग कहाँ तक हैं और इनके प्रोग्रेशन में और क्या क्या इनको ज़रूरत है, कितनी ट्रेनिंग की और ज़रूरत है। और उससे उनका रिफ़्रेशर भी हो जाता है हर 6 महीने बाद, क्योंकि लाइन में तो रेगुलर फ्लाइंग होती है विद फ्यू वेरिएशंस, लेकिन यहाँ पर हम हर किस्म की वेरिएशन लेकर आते हैं। अच्छा, और सेकेंडली सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो फ्लाइट ऑफिसर्स, वो कैप्टन्स जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हों, उनके लिए लाजमी है कि 6 महीने के बाद उन्होंने सिमुलेटर्स में आना है और एक्सपीरियंस करना है। कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। हम लोग हर 6 महीने के बाद आपको सिमुलेटर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ठीक है। फिर हमारे वो जो चेक, फिर उसके बाद एक दिन आपका ट्रेनिंग होती है, नेक्स्ट डे आपका चेक होता है। चेक में आपको असेस किया जाता है, अगर आपका लेवल डिटोरिएट हो रहा है तो फिर उनको फिर हम फर्दर ट्रेनिंग करके और चेक कराते हैं। मैं अभी एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड भी था ये जानने के लिए कि ये सिमुलेटर्स कब इंस्टॉल किए गए थे और कौन कौन से जहाज़ के सिमुलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं PIA के पास। देखिए, ये PIA का कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक ट्रेनिंग सेंटर है जो बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे एविएशन की तमाम एस्पेक्ट्स और तमाम एरियाज़ की ट्रेनिंग की जाती है और ये फ़्लाइट ऑप्स की ट्रेनिंग है जो कि कॉकपिट क्रू की ट्रेनिंग कंसिडर करती है। क्लासरूम ट्रेनिंग कहीं और है और जो रियल उनकी ट्रेनिंग है सिमुलेटर के ऊपर, जिसको फुल इनर्शियल सिमुलेटर कहते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये पूरा अपने हिंजेस के ऊपर है और ये बिल्कुल आपको रियल फील देता है तमाम सिनेरियोज़ की। हमारे पास जो पहले A310 हुआ करते थे, इसका एक सिमुलेटर वहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद जो जंबो PIA के पास होता था, जंबो जेट, उसका सिमुलेटर लगा हुआ है। उसके ऊपर अभी भी फ़ॉरेन पायलट्स आते हैं और आके उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। और अब ये हमारा जो है 777 का सिमुलेटर है जो कि 2011 के अंदर इंडक्ट हुआ। उससे पहले पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी और ये 2011 के अंदर ये कैपेबिलिटी लाई गई और PIA के तमाम पायलट्स को फ़ौरन जाना पड़ता था इनके सिमुलेटर्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। अब जो हमारे पास ये जो जगह आप देख रहे हैं ये खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे अब एयरबस A320 का सिमुलेटर लगेगा। ये एयरबस A320 फैमिली के सिमुलेटर जिसको कहते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जहाज़ और सबसे ज़्यादा पायलट्स इस टाइम पे A320 के हैं जो ग्रेडेड पायलट्स हैं, यानी तकरीबन 600 से 700 पायलट ऐसा है जो कि A320 के ऊपर रेटेड है। उन तमाम पायलट्स को बाहर जाना पड़ता था, बड़ा कसीर ज़र मुबादला भी उसके ऊपर लगता था और कोविड की वजह से और फ्लाइंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा आती थी। इवन उनका चेकिंग पायलट जो सिविल एविएशन का था वो भी बाहर जाता था उनके टेस्ट लेने की। सर थैंक यू वेरी मच।
यार प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी, इसलिए ज़रा मुझे फ्लाइंग के दौरान थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन खैर जिस तरीके से PIA में ट्रेनिंग दी जा रही है ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमारे जो पायलट्स हैं बड़ी महारत रखते हैं। खैर अब हम जिक्र करने जा रहे हैं दुनिया की अजीम तरीन हस्ती माँ का। बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ जो एक अल्लाह ने जो रिश्ता अता किया है ना, इसको आप समझ नहीं सकते, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। इसको समझने की साइंस और लॉजिक में मत जाएं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपके बड़ों से आपके बच्चों में होता है। आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी फुप्पी, आपकी खाला, आपकी बड़ी बहन, ये तमाम वो रिश्ते में हैं जिनमें ममता पाई जाती है। लेकिन वो औरत जो आपको जन्म देती है, उसका आपकी आंखों में मोहब्बत से आपको एक पल में देखना और उसका आपको दुआ देना कि अच्छा बेटा तू जा रहा है, तू जा रही है, खैर से आ, वो आंखें जो होती है ना, वो एक आस के साथ दुआ रखती हैं। और जब उस औरत का जो सहारा होता है शादी के बाद, उसका शौहर वो इस दुनिया से कूच कर जाए और रज़ा इलाही से अपने अल्लाह के पास चला जाए, तो फिर बच्चे सामने होते हैं। तो ये सोचती है कि मैं अपने शौहर का गम मनाऊं या मैं अपने सामने जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको देखूं। मैं तमाम उन आज माओं को और औरतों और बहन बेटियों को कहूंगी कि प्लीज ये सेगमेंट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के जिस माँ से आपको मुलाकात करा रहे हैं, उनका काम क्या था, वो सिर्फ एक नर्स थी, सिर्फ एक नर्स। 4 उनके बच्चे, 1 बेटी 3 बेटे, चारों को उन्होंने डॉक्टर बनाया। बिल्कुल, और वाकई हम इन खातून को सलाम पेश करते हैं। लाहौर की खातून नर्स परवीन रहमत साहिबा, जिन्होंने शौहर के गुजर जाने के बाद अपने 4 बच्चों को, जिनके आई थिंक 3 बेटे हैं और एक बेटी है, उनको एक जो उनकी बेटी हैं वो डी फार्मास्यूटिकल्स में हैं, और साथ में जो 3 बेटे हैं उनके वो डॉक्टर बने हैं। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी मिसाल है तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। तो मेरे ख्याल में इंतजार कराए बगैर हम उनसे बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन जी, और आपके साथ आपके साहबजादे डॉक्टर रमीज, दोनों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल करूंगी परवीन जी, कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए और एक बेवा के लिए जिंदगी की तरफ वापस आना? ये तो एक बहुत मुश्किल टाइम है औरत के लिए। मेरी तो दिली दुआ है कि खुदा किसी को बेवा ना करे, क्योंकि बेवा की जो ज़िंदगी है एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, और ख़ासकर जो सर्विस कर रही है, और वो लोग ऊपर से बहुत तंग करने वाले होते हैं। लेकिन जब एक औरत अपने बच्चों को सामने रख ले कि मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, चाहे जितने भी लोग तंग करें, अपने आप को मजबूत करें ताकि अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दें, अपनी ऐश इशरत छोड़ें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। मेरी मिसाल है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, सारे प्राइमरी में थे, तो इनके जब अब्बू की डेथ हो गई, तो जब डेथ हुई उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि खुदाया मैं इनको कैसे संभालूंगी। जब ये सो जाते थे तो इनको देख देख के मैं रोती थी कि खुदाया मैं इनको कैसे पढ़ाऊंगी और कैसे पालूंगी। तो फिर मैंने खुदा से दुआ की कि खुदाया मैं अकेली रह गई हूँ, तू ही मेरी मदद करना। और फिर मेरी सिर्फ ज़िंदगी में मेरी दुनिया, बच्चे और खुदा, सिर्फ खुदा को मैंने टाइम देना, इनको पढ़ाना, इन पे मेहनत करनी। इनको ट्यूशन नहीं रखवाती थी, खुद ही पढ़ाती थी। FSC तक मैंने खुद ही इनको पढ़ाया, खुद ही इनको कामयाब करवाया, और इनके लिए दुआ करती थी खुदाया मेरी मेहनत में और मेरे बच्चों की मेहनत में बरकत डालना। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मेरा ख्वाब पूरा किया कि मेरे बच्चे आज डॉक्टर बन गए, और मुझे फ़ख्र है कि खुदा ने मेरी दुआ सुनी है और मेरे बच्चों की मेहनत को रंग लेके आया है खुदा। तो अपनी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी जो है खुदा के सामने। कितने बड़े थे साथ बताइए? बच्चे ये जो मेरे साथ बैठा और रमीज़ फैसल, डॉक्टर रमीज़ फैसल है, जे बन गए हैं डॉक्टर जी। उस वक्त तो 4 क्लास में था, और सबसे छोटा जो था वो 1 में था, 1-2 में था, और इससे बड़ा जो 5 में था। मतलब कि सभी छोटे छोटे थे और बहुत छोटे थे। और इनके जब अब्बू की डेथ हुई
तो मैं तो बहुत परेशान थी। परवीन, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनना एक तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, और नो डाउट कि इसमें आपका इतना खर्चा होता है, वो सारी आपको कॉस्ट उठाना, वो बर्दाश्त करना, आपने किस तरह से मैनेज किया चारों बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, जो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, वो किस तरीके से आपने ये सब कुछ जो है वो मैनेज किया? वो इस तरह है कि जब इनके अब्बू की डेथ हुई थी उस वक्त वो गवर्नमेंट टीचर थे, उनका पैसा, उनका पेंशन, जो भी पैसा था वो ड्यूरिंग सर्विस फौत हुए थे, तो उनका काफ़ी पैसा था, तो वो फिर मैंने सारा पैसा सेव कर लिया। और फिर जो उस वक्त छोटे थे और मेरी सैलरी भी जो थी मैं उसको भी सेव करती थी, और वो और जो छोटे थे उनके ऊपर पढ़ाई पे थोड़ा खर्चा था, मैं अपनी भी सैलरी जमा करती थी, इनके अब्बू का भी जो पैसा था मैंने ज़ाया नहीं किया, अपनी ऐश-ओ-इशरत पे नहीं लगाया, बल्कि इनके लिए मैंने रख लिया कि मैं अपने बच्चों को, मेरे आगे सिर्फ बच्चे थे कि मैं अपने बच्चों को किसी लेवल पे लेके जाना है, इनके लिए मैं मेहनत करती थी। और इनके अब्बू की भी ज़मीनें हैं और मेरी भी ज़मीन है, और ये सारा मिल मिला के खुदा का शुक्र है, तो मैंने अपने बच्चे कामयाब किए। जब पहला बच्चा डॉक्टर बना तो वो कौन थे? डॉक्टर रमीज थे जो सबसे पहले डॉक्टर बने? सबसे पहले बेटी फार्मासिस्ट बनी थी, तो उसके बाद अच्छा बेटी बड़ी है, तो बेटी फार्मासिस्ट। अच्छा, बेटी बड़ी है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, खुदा का शुक्र है, खुदा ने मेरी दुआ सुनी, खुदा ने मेरे मेहनत का रंग लगाया, मेरे बच्चों की मेहनत का, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे बच्चे भी नेक काबिल मुझे बच्चे दिए, और बच्चे भी मेरे कोऑपरेटिव थे। जैसे मैं कहती थी कि इतने में आप लोगों ने जेब खर्ची में गुजारा करना, MBBS भी करते थे, तो फिर भी मैं कहती थी कि इतनी जेब खर्ची आपने इसी माहौल में इतने पैसों में इंतजाम अपना अरेंज करना है। मैं कहती थी जब अच्छा, ये तो सारी आप हिदायत अपने बच्चों को, साथ में हम डॉक्टर रमीज से भी बात करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम जैसा कि देख रहे हैं आपकी वालिदा माशाल्लाह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा फख्र है, और आप लोगों के लिए भी एक फख्र है, लेकिन जब आप इस पूरे एक सफ़र से गुजर रहे थे, पढ़ाई भी चल रही थी, मुश्किल हालात भी थे, पढ़ना भी था, और जो वालिदा हैं आपकी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन आपके जहन में मुसलसल क्या बातें रहती थी जब आप डॉक्टर बन रहे थे? जी, हमने जब अपनी मम्मा को देखा कि वो स्टार्ट से लेके अभी तक हम पे इतनी हार्ड वर्क की है, तो कभी भी हमने भी आगे फ्यूचर में यही सोचा, क्योंकि जो कुछ हमने सीखा है वो अपनी मम्मा से सीखा है, इसलिए हमने वही कुछ किया जो हमारी मम्मा ने किया। और MBBS के अंदर हमने भी हिम्मत नहीं हारी, हमने भी अच्छी तरह स्टडी की, और अब मैं MBBS के अंदर मैं एज अ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने इतनी मेहनत की कि गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका जी, क्योंकि हमारे लिए एक तो क्या मिसाल हमारी मम्मा सामने थी। मैं यही सोचती हूँ कि जब परवीन जी भी, और जब चारों बच्चे उनके माशाल्लाह एक नर्स बनी रही जिंदगी, आपने कितने साल नर्स का काम किया? मतलब परवीन जी, मैं अभी काफ़ी साल हो गए, अभी तो मैं रिटायरमेंट पे पहुंचने वाली हूँ, 2023 में मैंने रिटायर हो जाना है। तो जब इनके अब्बू फौत हुए थे उस वक्त तो मैं स्टाफ नर्स थी, अभी हेड नर्स हूँ, 2016 में हेड नर्स। कितने बरस हो गए ये काम करते हुए? हाँ जी, काफ़ी, आप तकरीबन 38 ईयर हो गए नर्सिंग में। 38 ईयर, वाह। तो अब मुझे बताएं, जब चारों बच्चे जिस दिन डॉक्टर बन गए उस दिन अपने शौहर से की तरफ बात नहीं की दिल से कि मतलब देखे मैंने चारों बच्चों को ना आपके डॉक्टर बना दिया है? नहीं, वो तो मैं दिल में कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आज इनके अब्बू होते तो बहुत खुश होते देख के कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे सारे डॉक्टर बन गए हैं। और ये है सबसे, मैं तो आजकल की औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे खुद मेहनत करें, क्योंकि जो मैं देखती हूँ कि पढ़ी लिखी माएँ होती हैं, पढ़े लिखे बाप होते हैं, वो ट्यूशन रखा देते हैं नर्सरी, प्रेप और 1 और 2 में, जो एक स्टडी माँ ने करानी होती है वो ट्यूशन वाले नहीं करवाते। मैंने FSC तक अपने बच्चों को गाइड किया, मैंने अपने बच्चों की, मेरी राइटिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी, मैं कहती थी कि हमारे तो माँ बाप अनपढ़ थे, उन्होंने राइटिंग पे जोर नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों का हाथ पकड़ के अपनी गोद में बच्चों को लेके उनका हाथ पकड़ के इतनी राइटिंग, सब बच्चों की राइटिंग अच्छी की
कि मुझे पता था पढ़े लिखे माहौल में राइटिंग का बड़ा रोल है, तो मैंने इन पे बहुत मेहनत की। एफएससी तक इनकी एक एक चीज़ देखी, स्टडी देखी, इनकी राइटिंग देखी, इनका किरदार देखा, इनको कहीं आने जाने नहीं दिया और बहुत मतलब कि इन पे मेहनत की। और शुक्र है खुदा का, आज मेरे सारे बच्चे डॉक्टर हैं और मुझे फ़ख्र है कि मेरे खुदा ने मुझे 4 बच्चे दिए थे और वो नेक, शरीफ और काबिलियत के मालिक हैं, तो खुदा का शुक्र है। माशाल्लाह, खुदा का शुक्र। परवीन जी, आपके साथ आपने बताया कि आप पहले स्टाफ नर्स थी और अब आप हेड नर्स हैं, तो आपके साथ आपके बहुत सारी नर्सें ऐसी भी होंगी और मेल नर्सेस भी होंगे जो आपके साथ इस सफ़र में आपको देख रहे होंगे। उन्होंने देखा होगा आपको बेवा होते हुए, उन्होंने देखा होगा आपकी मुश्किलात को, तो उनको लगता होगा आप क्या कर रही हैं कि क्या करना है बच्चों को पढ़ा के, बस चलो बड़े हो जाएंगे। और आप देखते होंगे कि कुछ लोग अपने बच्चों पे वो तवज्जो नहीं देते जो आप दे रही हैं या देना चाहती हैं। उस तरह का कोई ऐसा वाकया कभी आया हो अपने कोलीग्स के साथ, तो हमसे शेयर करेंगी? कोलीग में सबसे पहले तो यही है कि काफ़ी लड़कियां हमारी अपनी स्टाफें हैं जो कि मतलब वो तो इस चीज़ का वेट ही नहीं करती कि हम अपने बच्चों पे मेहनत करें, बल्कि शादी कर लेती हैं हमारे अपने हॉस्पिटल में ही। लेकिन ये है कि मैंने ये रखा हुआ था ज़हन में कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरे बच्चे जो हैं वो मजदूरी करेंगे। मेरी तो ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, ऐश इशरत मैं करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे मजदूरी करेंगे। मैंने अभी ये मेरे सारे मतलब देखते हैं कि वाकया में अभी वही लड़की हैं जिन्होंने शादियाँ कर ली, वही मुझे कहती हैं कि बाजी परवीन आपने बहुत अच्छा किया, आपने शादी नहीं की। बाजी परवीन आपने बहुत अच्छा किया, आपने शादी नहीं की। तो मैंने कहा, मैंने तो पहले दिन ही ये कहा था कि मैं अपने बच्चों को अफसर बनाना, अपने बच्चों को अच्छी लेवल पे लेके जाना, ताकि मेरे बच्चे जो है एक अफसर बने और मेरा ख्वाब पूरा हो। मैंने तो शादी को, आपका ख्वाब पूरा हो? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने शादी और आपका को, ख्वाब पूरा हुआ है। और हाँ जी, खुदा का शुक्र है। डॉक्टर रमीज, आपसे मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि वो ख्वाब पूरा हुआ। जैसा कि आपकी वालदा भी जिक्र कर रही थी, आपकी राइटिंग पर बड़ा जोर दिया गया है। डॉक्टर्स की अक्सर राइटिंग ठीक नहीं होती, तो मुझे यकीन है कि आपकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ आखिर में कि आपकी वालदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके क्या प्लान्स हैं, अपने क्या प्लान्स हैं, और अब वालदा के लिए क्या करना चाहते हैं आगे चलकर? जी, वालदा के लिए हम सब भाइयों ने यही सोचा हुआ है कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे जो कि एक ट्रस्ट बेस होगा, ताकि हम उसके अंदर जितने गरीब लोग हैं पूरा गाँव में उनकी खिदमत कर सकें, और वो हॉस्पिटल हमारी मम्मा के नाम पे ही होगा इंशाल्लाह। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर रमीज, आप और बाजी परवीन, आप आई हमारे शो में, आप लोगों ने हमारे शो को इज्जत बख्शी। आप लोगों के आने का बेहद शुक्रिया, आप लोगों के वक्त का बेहद शुक्रिया। काश हम आपसे थोड़ी सी और बातें सीख सकते हैं, लेकिन सलाम है आपको बाजी परवीन और आपके तमाम बच्चों को, बहुत सारी दुआएं हम दोनों की तरफ से। सलामत रहिए और आप भी फख्र पाकिस्तान है। इस वक्फे के साथ हम लेते हैं छोटे से वक्फे की साथ साथ इजाजत भी, और रहिएगा हमारे साथ पक्का। आपको लेके चलते हैं उस जगह पर जो कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आइस हॉकी की, जो कि अब पाकिस्तान में मकबूल हो रहा है। हम इसकी वीडियोस भी अब बहुत देख रहे हैं और बहुत जल्द हम देख रहे हैं कि अब इवेंट्स भी होते जा रहे हैं। और स्कर्दू में भी आइस हॉकी का मेला सजने वाला है, यानी कि वहां भी रौनकें एक बार फिर अब तकरीबन रौनकें वहां पर चल रही हैं इस आइस हॉकी की। और नौजवान हॉकी प्लेयर्स बर्फ पर अपने स्किल्स दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर अब तैयार हैं और स्किल्स दिखा भी रहे हैं। हम जिस तरीके से देख रहे हैं फुटेज में, हमें नजर आ रहा है कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनसे लेकर बड़े बड़े प्लेयर्स तक सब लोग अपनी महारत दिखा रहे हैं आइस हॉकी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस हम देख रहे थे, कुछ गुज़श्ता सालों से हम देख रहे थे कि वहां से स्कर्दू से वीडियो आ रही हैं, कभी कोई फीमेल जो है बच्ची जो है वो अपना वहां पर हुनर दिखा रही है, महारत दिखा रही है, कभी कोई, और देख देख के हम कहते हैं हाय अल्लाह कितना मजा आएगा अगर यहाँ पे आइस हॉकी होना शुरू हो जाए। और अब माशाल्लाह से ये मेला सज चुका है। तो स्कर्दू में आइस हॉकी जो है, क्योंकि
क्योंकि कनाडा का कौमी खेल भी है, तो कैनेडियंस बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड हो रहे हैं। वहाँ के जो बेसिकली एम्बेसडर्स हैं या काउंसिल जर्नल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड, बहुत इंटरेस्टेड हुए। कुछ लोगों ने तो जाके देखा भी शायद। बिल्कुल देखा भी, साथ ही हम बात भी कर लेते हैं क्योंकि ये इवेंट कहाँ तक पहुंचा है, जो उसकी तैयारियां वो तो हम देख रहे थे बाकायदा तौर पर चल रही थी। तो हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इवेंट ऑर्गेनाइजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लहामू मोहतक काज़मी साहब हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा ये कब से इसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज हो गया है, चैंपियनशिप कब तक जारी रहेगी है? फर्स्ट एवर बल्तिस्तान आइस हॉकी टूर्नामेंट 2022 का बाकायदा आगाज 25 जनवरी को सिकरदू में हुआ। इस टूर्नामेंट को मुनक्किद करने के लिए बल्तिस्तान की एक नहायत ही खूबसूरत जगह जिसे हलमारंगा के नाम से जाना जाता है, इस जगह का इंतखाब किया गया। ये 2 रोज़ा टूर्नामेंट 26 जनवरी की शाम को अपने अख्ताम को पहुंचा। एक्सीलेंट, सुपर एक्साइटेड टू सी द इवेंट। और हम एक्चुअली यहाँ बैठकर इतना जो एक्साइटेड हो रहे हैं, तो अब मुझे बताइए कितनी टीम्स इन एक्शन होंगी? इस चैंपियनशिप में 4 मुकामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया भर में अपने मशहूर पहाड़ी सिलसिलों और ग्लेशियर्स की निस्बत से जाना जाता है, लिहाजा इन टीमों के नाम भी इसी मुनासबत से सियाचिन, बल्तरो, ब्याफो और चोरुगमार रखे गए। तो यहाँ पर हमें ये बताएं प्लीज किस उम्र के खिलाड़ी हमें इस इवेंट में नजर आने वाले हैं जो हमें खेलते हुए नजर आएंगे आइस हॉकी? बल्तिस्तान आइस हॉकी चैंपियनशिप में शरीक होने वाले खिलाड़ियों की उम्रें 15 साल से लेकर 25 साल तक हैं। ये तमाम खिलाड़ी लोकल लेवल पर अपनी ट्रेनिंग करते रहे हैं। खिलाड़ियों की अक्सरियत का ताल्लुक मशहूर कोपहमा और कौमी हीरो अली सतपारा के गांव से। अच्छा प्लीज ये बताइएगा, अभी हम लोगों ने देख भी रहे हैं क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं और उनका भी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है, बहुत ही क्यूट भी लग रहे हैं। साथ तो क्या बच्चों के लिए कोई अलग टीम अभी बनाई गई है? बल्तिस्तान आइस हॉकी चैंपियनशिप में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, तहम खवातीन के लिए कोई अलहदा टीम तरतीब नहीं दी गई। इवेंट में शरीक होने वाली खवातीन को इंटरनेशनल ट्रेनर्स आइस स्केटिंग के हवाले से बुनियादी तरबियत देंगे। अच्छा मैं ये भी बता दें इस चैंपियनशिप के इनेकाद का मकसद क्या है बेसिकली? गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो एडवेंचर और विंटर टूरिज्म के हवाले से बेतहाशा पोटेंशियल का हामिल है। बल्तिस्तान आइस हॉकी चैंपियनशिप को फर्स्ट टाइम यहाँ मुनक्किद कराने का मकसद भी विंटर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, साथ ही साथ लोगों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस के मुज़िर असरात के बारे में आगाही फैलाना है। बस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो लोग देखना चाह रहे हैं या शायकीन हैं, तमाशाईन, उनकी बात करें, उनकी अट्रैक्शन के लिए क्या इक़दामात है, क्या इंतजामात हैं और कैसे वो जो है वो देख भी सकते हैं और सराह भी सकते हैं? तमाशाइयों की अट्रैक्शन के लिए इस इवेंट को हलमारंगा में मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि दरियाए सिंध के करीब एक नहायत ही बेहतरीन और खूबसूरत लोकेशन है। साथ ही साथ इस इवेंट में एक रिवायती त्यौहार मेफंग का भी इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा लोकल कुजीन और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। जबरदस्त। इवेंट ऑर्गेनाइजर लहामू मोहतक काज़मी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि इवेंट की ऑर्गेनाइजर हैं। आपको बहुत ढेरों मुबारकबाद हम दोनों की तरफ से। और हमें ये मनाजिर देख के इतना अच्छा लग रहा है और हम वैसे मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ जाकर ये एक्सपीरियंस करूँ, या आइस हॉकी के जो खूबसूरत एक सर्दी में मनाजिर है या साथ जाना नहीं, आप साथ चलें, आप चलें, हम आपको वेलकम करते हैं जब भी हमारे साथ आप जाना चाहेंगे। हम वहाँ पर जाकर आइस हॉकी के जो मैचेस हैं इन बच्चों के वो सबके देखें। थैंक यू वेरी मच। जो ऑर्गेनाइजर हैं, हेड ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद थी और बाकायदा तौर पर बता रही थी कितनी बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, खासतौर पर टूरिस्ट के लिए भी। मजेदार। अब मजेदार बात करते करते मुंह में पानी आ जाता है। जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी होती है, फिर जो है ना वो गैस एसी भी चल रहे होते हैं और फिर ठंडे लस्सियां भी पीते हैं आप। और जब एक चीज ना होना तो उसका गर्मियों का मजा नहीं होता, और वो होता है आम, फलों का बादशाह। मतलब हमारी हमेशा ख्वाहिश रही है कि हमें सर्दियों में भी आम मैसर हो। अरे सर्दियों में आम कैसे आ सकते हैं शाहज़ेब? इट्स नॉट पॉसिबल। आ सकते हैं यार, आप आर्गुमेंट ना करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे आ सकते हैं। कि हम ये देख रहे हैं कि फलों का बादशाह आम अब सर्दियों में भी खाया जा सकेगा और सर्दियों में भी उसकी पैदावार हो सकेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक बागबान ने ऐसे दरख्त लगाए हैं जिस पर सर्दियों के मौसम में भी आम जो फल है वो लग सकेगा। अनबिलीवेबल। मैंने ये खबर जब सुनी और इसके बारे में जाना तो मैं हैरान थी, और लेकिन पता ये चला कि ये ऐसे आम हैं कि इनका जायका आप एक दफा खाएंगे तो दूसरी बार खाने के लिए। तो क्या एक सवाल आता है दिमाग में कि क्या जो गर्मी में हम जितना एंजॉय करते हैं, क्या हम आम उतना ही सर्दियों में भी एंजॉय करेंगे खाना?
अब ये तो हमें खाने के बाद पता लगेगा कि हम इनसे आम मंगवाएंगे सर्दियों में और खाएंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम जिला दोदरा का जिक्र कर रहे हैं। जमींदार हैं सैयद जाफर गिलानी साहब, जिन्होंने बताया जा रहा है कि 10 से 12 ऐसे आम के दरख्त मौजूद हैं जिनसे सर्दियों के मौसम में भी आम हासिल किए जा सकते हैं। तो ये फलों का बादशाह आम, और इसी पर हम बात कर लेते हैं मजीद। जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सैयद जाफर गिलानी साहब। जाफर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो बताइएगा ये कैसे मुमकिन है कि सर्दियों में दरख्त पर आम लग जाए? हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मुमकिन कैसे है, आप ये बताएं। जी, गुजारिश ये है कि मुमकिन की बात तो अल्लाह मियां को पता कि वो गैर मौसम के भी पैदा कर लेता है। तो हमारा तो तजर्बा भी है, हमारा बुजुर्गों ने लगाया था, मेरे वालिद साहब ने बाग लगाया था, 40-45 एकड़ में मेरा बाग है, और उसमें 10-12 पौधे ऐसे हैं जो दोनों सीजनों में देते हैं। वही पेड़ जो जून जुलाई में भी देते हैं, वही पेड़ दिसंबर और जनवरी में भी देते हैं। वो आपकी टीमों ने लाइव देखा भी है, उन्होंने टेस्ट भी किया है, BBC वालों ने भी इसको कवर किया, आप लोगों ने भी कवर किया इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 4-5 साल से इससे का फल ले रहे हैं और दोस्तों को गिफ्ट भी भेज रहे हैं। अभी कमर्शियल बेस पे हमने नहीं भेजा। जाफर साहब, हमें भी भेज दें। सही जाफर साहब, हम बेसिकली जो समझना चाह रहे हैं बात ये कि बड़ी वेदर कंडीशंस होती हैं जी, वेदर कंडीशंस होती हैं जिसमें ये आम उगता है। अगर गर्मी नहीं होगी तो आम पकेगा कैसे? मैं असल में ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप ये प्लीज समझाइए हमारे नाज़रीन को। यही सर गुजारिश है कि ये कुदरत का निजाम है। ये जो दरख्त के ऊपर ही जैसे गर्मियों का आम पकता है, ये भी उसी तरह आम पकता है, और इसकी रंगत भी वही येलो होती है। जी जी बोले। जाफर साहब, मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, इंतजार तो करूंगी मैं ये आम चखने के लिए, मैं जरूर आपके पीछे पड़ जाऊंगी। आपको नहीं पता मुझे कितने पसंद है आम। तो वो गालिब ने कहा था ना, वो गधे हैं जो आम नहीं खाते, तो वो वाली बात है कि आम तो ये चखना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में आम, और वो भी पूछना चाह रही हूँ कौन सी नस्ल के ये आम है, साथ में इनका रंग जो हम देख पा रहे हैं वो हरा है, तो क्या ये पीले भी होते हैं या हरे में ही ये मीठे भी हो जाते हैं? देखिए, जब वो सीजन का आम होता है वो भी ग्रीन होता है, और जब उसको प्रोसीजर में डाला जाता है, पेटी में डाला जाता है, 2 दिन के बाद वो उसकी रंगत चेंज हो जाती है। ये भी इसी तरह है। इसको उतारते हैं, उतारने के बाद इसको जब हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग में जब खोलते हैं तो इसका येलो रंग होता है। वाह वाह वाह, पैकिंग हुए हुए आम आ रहे होंगे ना 92 में सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा जाफर साहब, साथ में ये बताएं कि खाने का, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे कभी हमें ये आप लोग ट्राई जरूर करवाएं, लेकिन खाने में इसका जायका कैसा है? क्या वैसे ही नॉर्मली जो दीगर आमों का होता है या कुछ मुख्तलिफ है इसका जायका? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पेड़ वही है, उसका जायका भी वही आना है। ये तो नहीं है कि आम भी वही है, सब कुछ वही है, और उसका जायका सिट्रस का हो, ये तो नहीं हो सकता ना। ये इसका वही टेस्ट है, वही खुशबू है इसकी, वही है। कौन सी नस्ल है? ये 12 हर माली अपना एक नाम रखता है, जैसे अनवर टोर है, चौसा है, दुसहरी है, लंगड़ा है। हर माली जो इसको करता है ना, वो अपना एक नाम देता है। तो हमने इसको 12 मासी कहा हुआ है। 12 मासी के 12वें महीने भी आता है और 6ठे महीने में भी आता है, और ये तकरीबन इसका हर माह में कोई ना कोई उतरते रहते हैं इसमें से। अच्छा, इस बार जाफर भाई कितने आम आए, और क्या हर साल बढ़ते हैं इसकी आने में जो इसके नंबर होते हैं, या उतनी तादाद है जितना पिछले सालों में आता रहे आम? देखिए, एक तो इसका प्रोसीजर बड़ा आम का लंबा होता है। ये 5-7 साल में ये फल देने लगता है। इसको गुठली से ये जब पेड़ बनता है और फल देता है तो 5 साल इसके कम से कम लग जाते हैं। तो इसको हमारे पास एक पौधा था, एक से अब हमने इसको 10-12 पे ले गए हैं। अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं इसको ना। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है कि इसको आप किस पैमाने पर ले जाना चाह रहे हैं? दरख्तों में कितना इजाफा करना चाह रहे हैं कि इसकी पैदावार सर्दियों में भी ऐसी चलती रहे? जी जी, ये हम इसको ना पहले नर्सरी में ले जाते हैं, नर्सरी से फिर इसको दोबारा फील्ड में आम के बागों की तरह वो लाइनों में लगाते हैं। ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये
जैसे कमर्शियल बेस पे है। अभी तो हमने कमर्शियल शुरू नहीं किया, अभी तो हम गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को और मोहब्बत बांट रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, वालिद साहब के लिए भी दुआएं आ रही हैं। तो अभी तो हमने कोई इसको कमर्शियल बेस पे नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट इरादा इंशाल्लाह है कि इसको कमर्शियल बेस भी करेंगे, क्योंकि रोजी है हमारी, जायदाद है। बेशक ऐसा ही, बेशक ऐसा ही, बेशक ऐसा ही नहीं। बड़ा ये तो हैरान कुन बात है कि जिस तरह सर्दियों में आम, और हम लोग खुद हैरान थे सर्दियों में आम कैसे हो सकता है, और अब आप बता रहे हैं कि इसका फल भी वही है, वही दरख्त है जो गर्मियों में भी देता है, वही दरख्त है जो अब सर्दियों में भी दे रहा है। और आप गुज़िश्ता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5-6 सालों से तो आप लोगों को ये आम मिल रहा है सर्दियों में, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। मेरे ये 8-10 साल से आ रहा है मेरे पास। ये नहीं है कि ये तो मीडिया ने पिछले साल भी कवर किया था, इस साल भी आपके चैनल वालों ने भी किया है, और लाइव उन्होंने उसको काटा भी है, खाया भी है, वो जो आपके रिपोर्टर थे। तो अच्छा, अगर हमें उनको भी पकड़ते हैं कि अकेले कैसे खा लिया उन्होंने? जी, अगर वो मुझे हुक्म देते तो मैं आपके पास भी भिजवा देता, वो कौन सा इशू? अरे अरे नहीं, आपकी मोहब्बत। हम आपके पास लोधरा आके जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब हमने खबर सुनी थी जाफर साहब, तो हम यही समझना चाह रहे थे कि शायद कोई चेंजिंग की गई है पौधों में, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, कुदरत का कमाल है कि ये दरख्त कुछ ऐसे हैं, 10 से 12 दरख्त ऐसे हैं जिन पर आम सर्दियों में भी लगते हैं, गर्मियों में भी लगते हैं। ये वाकई कुदरत का कमाल है। ऐसा ही है। अच्छा, आपने कहा तोहफतन आप दे रहे हैं जाफर साहब, तो जिन लोगों को जी जी सर मैं अर्ज कर सकता हूँ, इसमें कोई हमने कोई आर्टिफिशियल नहीं किया, कोई इसको टर्निंग फॉर्मेट नहीं की, कोई नेचुरली प्रोसीजर है इसका, नेचुरली। चाहे वही इसकी फ्रूटिंग आती है, फिर उसके बाद इसको फल अपने साइज में आता है, बनता है। हमने 1% भी, मैं हल्फन कह सकता हूँ, हमने 1% भी इसमें कोई अपना आर्टिफिशियल वाली बात नहीं की। शुक्र शुक्र शुक्र। अब आपने कहा कि तोहफतन आप अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहब्बत करने वालों को आप देते हैं, तो उनकी तरफ से क्या फीडबैक आता है? वो क्या कहते हैं कि भाई किस तरह का लगा? उन्होंने कहा कौन से आम से, सिंगड़ी से, अनवर अटॉल से, किससे मिलता है इसका जायका? इसका जायका वैसे तो हर वैरायटी का अपना जायका है। कोई चौसे का अपना है, अनवर अटोर का अपना है, मिठास अपनी है, किसी की मिठास कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। वो तो इसका चौसे से मिलता जुलता है। अच्छा, वाह 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 वाह, जबरदस्त। दो तो जबरदस्त आम है, एक चौसा और एक अनवर अटॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। लंगड़ा भी अच्छा है, लंगड़ा भी अच्छा होता है। आम सारे ज्यादा होने चाहिए, जितने आम होंगे बस हमें इतना ही मजा आता रहता है। तो जिस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हमने देखी कि 10 से 12 ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनसे आप लोगों को सर्दियों में भी आम मिल सकते हैं। यानी कि अब हम, मेरे ख्याल में, अगर इसकी इस तरीके से पैदावार बढ़ाई गई, और जैसे कि बता भी रहे हैं जाफर साहब कि इसकी पैदावार बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, यानी कि फिर सर्दियों में मुमकिन हो सकेगा कि आप लोगों को फल, यानी कि आम, फलों का बादशाह वो मिल सकेगा। सैयद जाफर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन की और इस इंटरेस्टिंग से दरख्तों के बारे में बताया जो कि पैदावार हो रही है आम की, फलों के बादशाह। और मैं तो इनको जरूर कहूंगी कि प्लीज मुझे जरूर भेजें, मुझे जरूर चखना है, और इसी चखने की सोच में मैं जाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उसी आम के बारे में सोचें, क्योंकि अभी बहुत सारी खास बातें हैं इस वक्फे के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग के साथ साथ गुड न्यूज़ भी बहुत सारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले पाकिस्तान में अब जिन आपसे आपकी जिनसे मुलाकात करवाएंगे वो एक बड़ी बाहिम्मत खातून है, और कहते हैं ना कि आजकल वही शाज़िब वाली बात कि अब ख़वातीन जो हैं किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं, वो आगे बढ़ रही हैं और शाना बशाना जो है वो तमाम जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। बिल्कुल। और खातून के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये बाहिम्मत ख़वातीन को, खुद तो बाहिम्मत हैं ही, बाहिम्मत ख़वातीन को बाइक चलाने की तरबियत भी साथ साथ दे रही हैं, बाहिजाब सड़कों पर निकलती हैं और तमाम लड़कियों को बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है इनकी जानिब से। तो ये आइडिया इनको कैसे आया और क्यों आया, क्या वजूहात हैं कि ये बाइक ही ख़वातीन को चलाना सिखा रही हैं, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन किया है
इमराना ने और बाइक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमराना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वाह जबरदस्त। ये आपकी अपनी बाइक है? जी। अपनी सगी बाइक है आपकी? अरे वाह भाई जबरदस्त। ये आप चलाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह जबरदस्त होगी बात। तो इमराना हम क्या सुन रहे हैं कि जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि ये कैसे आप कर रही हैं और ये क्या है आपने शुरू किया, कैसे शुरू किया, प्लीज अपने बारे में बताइए। 10 से 11 साल की एज पे बाबा की बाइक चलाना स्टार्ट की थी और जब फर्स्ट टाइम की थी तो अच्छी खासी खुटाई भी हुई थी कि लड़की होके बाइक चला रही हो। तो घर में ही खुटाई हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी। और वहीं से बस तजस्सुस था कि ये बाइक क्यों चलती है, कैसे चलती है, और इसी तरह शौक हुआ और तकरीबन 16-17 साल की एज में आते आते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बस तक चला ली थी। अरे बस भी चला लिया? जी, सिर्फ 18 व्हीलर को छोड़ के मैंने कराची की हर गाड़ी चलाई है। यानी कि आपको ये शौक है जितनी मोटर व्हीकल्स हैं ये चलाने का भी, और क्योंकि अब तो आप खैर तरबियत भी दे रही हैं, लेकिन वाकई हम बहुत कम देखते हैं कि ऐसी खवातीन हमारे माशरे में हों जो कि एक्सपर्टीज रखती हों बाइक चलाने में या गाड़ियाँ या ट्रक जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं। तो ये बाकायदा आपने ट्रेनिंग कहीं से ली भी? मामू से और बाबा को देखा करती थी अक्सर कि वो किस तरह चलाते हैं, वो अपना सामान कैरी कर लेते हैं और बच्चों को भी बिठा के ले जाते हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और सबसे पहले हमें डर ये था कि आप लड़की हो, आप कैसे करोगी। डर था या लोग कहते भी? लोग कहते भी थे और समझ ले इस तरह था कि मतलब आपको कोई मोटिवेट नहीं करता था, मतलब ये था कि हमेशा डम करना है, लड़कियों के करोगी, लड़कियों के काम करोगी, लड़कियों के नहीं, लड़कियों के ये काम नहीं है। क्यों लड़कियों के काम नहीं है? लड़कियां कर सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां कर सकती हैं। और आप कर रही हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। मुझे माशाल्लाह 28 से 29 साल हो गए। 28 से बाइक चलाते हुए? जी बिल्कुल, बाइक क्या हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी बीच में शादी भी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा भी हो गया? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा भी है। अरे माशाल्लाह। तो शौहर को जब रिश्ता हो रहा था तो उनको पता था कि उनको? जी उनको पता था, उनको ये पता था कि लड़की फाइटर है, तो काफी हद तक उन्होंने। अच्छा, अब आपके आजकल जो मसरूफियत है वो क्या है? जिस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रही हैं बाइक चलाने की, क्योंकि हमारे खवातीन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, बाइक्स भी आ रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही हैं, तो क्या आप बाइक सिखाने के लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। करेक्ट। पहले एक वो जमाना था कि लड़कियों को मतलब नहीं निकलना चाहिए, मतलब हिजाब में रहें, दुपट्टे में रहें। अब ये चीजें बहुत चेंज हो चुकी है और इसके साथ साथ जब चेंजिंग हुई है तो लड़कियों में ये शऊर भी बेदार होना चाहिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, अगर वो ठाने तो बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शौक था बचपन से ये चीजें चलाने का और सीखने का, और जब हालात करवट लेते हैं तो इंसान की असलियत जो उसकी काबिलियत होती है ना वो वहाँ पहचानी जाती है। माली हालात? जी बिल्कुल। चैलेंज आया बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है अब इन चीज़ों से, तो मैं आगे भी निकली हूँ। जब पहली दफा बाइक चला के सड़क पर निकली थी इमराना, तो क्या देखा था? सबसे पहले तो बाबा की एक थप्पड़ आई थी कि आप अबाया में कैसे निकल गई, अगर अबाया आ जाता या आप गिर जाती तो क्या था। तो बाबा की तरफ से ये था ना कि पर्दा होना चाहिए बेटियों का, तो मैंने बाबा की बात भी रखी और अपना शौक भी रखा। पर्दे के बगैर भी चला सकते हैं लेकिन पर्दा ज्यादा बेहतर है। पर्दा अपनी जगह, जरूरत अपनी जगह, मजबूरी अपनी जगह। और जब आप आज अगर मैं कहूँ तो आपके हस्बैंड भी बाइक चलाते हैं? जी बिल्कुल चलाते हैं। तो दोनों मतलब मियाँ बीवी साथ बाइक में भी जाते हैं कभी कि चलो एक साथ राइड लगाने जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो अक्सर मुझसे पीछे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी एहतरामन मैं उनसे पीछे रहना पसंद करती हूँ। माशाल्लाह, जीती रहिए, जीती रहिए। अब ये बताइए कि जो आपने कहा कि जब माली हालात आए इमराना और चैलेंज आया, तो वो क्या माली हालात का चैलेंज के साथ साथ उसको किस तरीके से पार किया और अब आपने उसको अपने शौक के साथ मिक्स कैसे कर लिया? हस्बैंड की तरफ से माली हालात थे, मतलब काम वाम छूट गया था, और ये था कि मेरे पास भी बहुत सी स्किल्स थी, मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे काम, लेकिन मैं चाह रही थी कि कंधे से कंधा मिला लूँ। उनकी परमिशन थी, घर वालों की सपोर्ट थी, तो मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो आजकल लोगों में ये चीजें आ रही हैं, तो मैं क्यों ना इनको उजागर करूं। बिल्कुल। तो मैंने अपने ही इंस्टीट्यूट से लड़कियों को जो है वो लेना शुरू किया। क्या इंस्टीट्यूट का नाम? इमराना बाइक फ्रेंजी। इमराना बाइक फ्रेंजी। जी हाँ, जुनून है ना हर चीज का। जुनून है, जी बिल्कुल। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक खराब भी होती है तो खुद ही कर लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं होती, और मैं लड़कियों को ट्रेन भी करती हूँ।
ये बड़ा जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके छोटे मोटे जो फॉल्ट आते हैं बाइक में, कभी आप फंस जाते हैं तो आपको पता हो कि मैं अपनी बाइक को अगर वो इंडिपेंडेंट हो रही है तो मैं क्यों चाहूँ कि मेरी स्टूडेंट को कोई अनदर पर्सन आके उसको टो करे या उसकी हेल्प करे। अगर वो खुद ही निकली है तो उसको ये काम आना चाहिए कि अगर क्लच का प्रॉब्लम है या प्लग शॉर्ट हो रहा है या टायर में हवा नहीं है तो मैं किस तरह मैनेज करूँ, किस तरह चलूँ। अच्छा इमरान, ये बताएं, जब आप बाहर निकलती हैं बाइक पर, हमारे माशरे का बड़ा अफसोसनाक पहलू है ये, लेकिन जब खवातीन बाइक्स पर, या हम देख रहे हैं कि साइकिलिंग आजकल बहुत की जा रही है, बाइक्स पर निकलती हैं और उनको निकलना चाहिए, लेकिन लोगों की जानिब से बड़ा एक अजीब सा रवैया देखने को मिलता है। कभी आवाजें कसी जाती हैं, कभी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। जब आप ये सब कुछ देखती हैं, यकीनी तौर पर आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, आपके क्या ख्यालात होते हैं ताकि हम उन खवातीन को ये हिम्मत दिला सकें कि आपने इसकी परवाह नहीं करनी? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि दुनिया में सब एक बराबर नहीं है। जहाँ बहुत अच्छी सोच के मालिक भी हैं तो वहाँ फिर ऐसी सोच भी रखते हैं कि शर्म नहीं आती है आप आया में, इस उम्र में भी बाहर निकले हुए हो, इस हाल में भी बाहर हो। ऐसे बहुत से ऐसे जुमले होते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है। अब उनको क्या पता कि हमारी क्या मजबूरी है या हमारे क्या हालात है। हम किसी को हालात तो बताने नहीं आए ना, हम तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये हुनर आता है, मुझे ये काम आता है तो मैं कर रही हूँ। अच्छा इमरान, अक्सर मैंने देखा है अपने भाई को एक बात करते हुए, कभी कोई बच्ची चला रही होती है बाइक ना, तो वो कहते हैं उनको, मैं साथ ही थे उस दिन एक दफा, तो कहने लगे शाबाश बेटी शाबाश, ऐसे उन्होंने आवाज शीशा नीचे किया, उन्होंने शाबाश बेटी शाबाश। जी, मुझे माशाल्लाह अगर मेरी डायरी में नोट करूं तो मुझे 121 दफा थम्स अप तो मिल चुका है। अरे नोट किया हुआ है भाई। बिल्कुल करती हूँ। मुझे ज्यादातर फैमिली में जो होते हैं वो मुझे काफी मतलब वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छा, अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह नजरे बद से बचाए। और जो छोटे मोटे एरियाज में वहाँ होते हैं कि विलिंग करके दिखाओ, रेस लगाओगी तो ऐसे भी होते हैं। अब उनको क्या पता कि मैं कितने साल से चला रही हूँ, मैं उनसे ज्यादा स्टंट्स मुझे आते हैं। अच्छा, वो उसमें तंजिया स्टाइल में कि रेस लगाओगी, या फिर साथ आके ना मतलब एक हुर देते हैं कि यार अब आप करके दिखाओ। मैं रोड पे रेस लगाने के लिए नहीं निकली हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, आपको रेस आती है आप करें, चलाएं, लेकिन रेस के लिए भी एक अलग ट्रैक होता है, एक जगह होती है, ठीक है। रोड पे जहाँ आप सेफ है वहाँ दूसरे भी। बिल्कुल, सेफ्टी सबसे पहले आपकी तरजीह होनी चाहिए। अच्छा, साथ में इमरान ये बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी खवातीन मुख्तलिफ अच्छी अच्छी बाइक्स लेकर और नदन एरियाज जा रही हैं, टूर्स कर रही हैं, खास तौर पर बड़ा एडवेंचर किया जा रहा है बाइक पे। आपका भी कोई प्लान है कि अब बाइक राइडिंग तो बहुत हो गई है सिटी के अंदर, तो कुछ पहाड़ी इलाकों में निकला जाए, कुछ दूर दराज इलाकों में जाया जाए और कुछ एक्सपीरियंस करें, एडवेंचर भी साथ साथ? अगर मेरे रब की रजा हुई तो मैं जरूर करूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब ये है कि किसी ने आपसे राब्ता करना हो, आपके पास ट्रेनिंग हासिल करनी हो, कितने दिन में हो जाती है, कितना आप चार्ज करती हैं, अगर बताना चाहें तो, और मुझे भी सिखाएंगी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको 1 घंटे में सिखाऊंगी, ये मैं आपके चैलेंज लेती हूँ। हो गया फिर, क्योंकि आप रोड सेंस है ना, बस काफी है। बचपन से आप इतने सालों से बाइक चला रही हो, इतने सालों से गाड़ी चला रही हो, तो बस फिर है ना ये, बस डन 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 हो गया। तो लोग आपको कैसे राब्ता कर सकते हैं इमरान? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0347215578 आप व्हाट्सएप पे भी आप मुझे उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। बिल्कुल, फेसबुक, इंस्टा सब पे। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया इमराना, आप आई हमारे प्रोग्राम में, आपने डाला है शाज़े, बड़ी इंटरेस्टिंग। और अब लेते हैं छोटा सा वक्त, छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और आपको एक और बड़ी अहम खबर देंगे। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट की। कोशिश की गई, कोशिश में कामयाबी हासिल हुई और कामयाबी ऐसे हासिल हुई कि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से पोलियो का तकरीबन खात्मा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आए दिन जरूर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान से जिस पर इतना काम, उनके वर्कर्स को सलाम, डॉक्टर्स को सलाम, इस कोशिश को सलाम और इस तमाम जद्दोजहद को सलाम जिन्होंने ये अहद कर लिया था कि पाकिस्तान की जमीन से पोलियो की जड़ें भी खत्म कर देंगे। और अब पोलियो फ्री स्टेट पाकिस्तान बहुत जल्द बन जाएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ बताएं कि गुज़िश्ता साल सिर्फ एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक। इसका खात्मा हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक भी केस रिपोर्ट नहीं होगा आगे चलकर। साथ में फवाद चौधरी साहब भी ये जिक्र कर चुके हैं कि पोलियो के खिलाफ जंग में हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल भी ये कह चुके हैं कि पोलियो के केसेस में अब बाकायदा तौर पर बहुत कमी आ गई है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए कि जो शहरी हैं
वो भी जो अमला है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आता है उनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएंगे। आप सबके लिए बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। और तमाम वालिदैन का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने अपनी फराइज की अदायगी अदा करते हुए इस बात को समझा कि आपके बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए पोलियो के वो 2 कतरे कितने जरूरी हैं। ये उनको भी मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, इसी पर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जमाल रजा साहब ने। डॉक्टर साहब कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे हमेशा बड़ी अहम पहलुओं पर बातचीत होती है। तो आज भी हम जो जिक्र कर रहे हैं पोलियो मुहिम का, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि अब तकरीबन खात्मा हो गया। अगर एक केस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल इसकी सालगिरह है। 27 जनवरी पिछले साल को आखिरी केस पाकिस्तान में पोलियो का रिपोर्ट हुआ था। तो कल हम पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेंगे कि जब हमारे पास खुशखबरी सुना सकते हैं कि कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और सारी दुनिया में भी ट्रेंड यही है। नहीं, जाहिर है दुनिया में बहुत सारे सालों से 2 ही मुमालिक रह गए थे अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में पिछले साल सिर्फ 4 केस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में तो जैसे बताया कि 1 केस रिपोर्ट हुआ है। इससे पिछले सालों में अगर हम पिछले 2 सालों को देखें तो पाकिस्तान में 2019 में 147 केस थे और 2020 में 84 केस थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां से ड्रॉप होकर हम सिर्फ अब 1 केस के ऊपर आ गए। इसी तरह से अफगानिस्तान में भी 29 और 56 थे और पिछले साल सिर्फ 4 केस रिपोर्ट हुए। थोड़ी सी बात जो तशवीश की है कि अफगानिस्तान में जो आखिरी केस रिपोर्ट हुआ है, यानी दुनिया का जो आखिरी केस रिपोर्टेड है, वो बहुत दूर नहीं है। वो था 11 नवंबर 2021 का। और ये हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से हमारी एक क्रॉस ट्रैफिक होती है, लोग वहाँ से यहाँ माइग्रेट करते हैं। तो लिहाजा खुशी की बात ज़रूर है, मगर जो कहते हैं ना, वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन। और अपने आप को ये फ़ख्र महसूस बहुत ज़्यादा ना करें कि जी बस हम ख़त्म कर चुके। अभी हम ख़त्म नहीं कर चुके, मंजिल अभी बाकी है और रास्ता थोड़ा सा बाकी है, लेकिन तकरीबन मरहला तय हो चुका है। लेकिन उसको अपना जो पैर है एक्सीलरेटर से नहीं हटाना। इमराना का मैं देख रहा था, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट था अभी। तो अपनी कोशिश को जारी रखना है। रास्ता मुकम्मल नहीं हुआ, मंजिल आई नहीं है, करीब ज़रूर है लेकिन आई नहीं है। लिहाजा ये जो मुहिमात अभी हुकूमत की चल रही हैं, जो अभी पहली मुहिम इस साल अभी शुरू हुई है 24 से 26 तारीख तक, उसके अंदर तकरीबन 22 मिलियन बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे पूरे मुल्क में। यानी 2 करोड़ से ज़ायद 2 करोड़ 20 लाख। और सिंध के सूबे में 6.7 मिलियन यानी 60 लाख से ऊपर बच्चों को पोलियो खतरे पिलाए जाएंगे। अब जैसा बड़ी अच्छी आपने बात की वाली बात है कि हमें जो है ना अभी एक्सेलरेटर से पाँव नहीं हटाना है। हमें बेसिकली टारगेट अचीव करके इस पर परसिस्ट करना है, इस पर कंटिन्यूएंस के साथ जो है उस पर डटे रहना है ताकि हम मेंटेन कर सकें। उसी के लिए वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अब तक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाना मजीद है? वालिदैन को पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि क्योंकि बहरहाल उनकी मदद और उनकी हिम्मत के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। तमाम तबकों में और ख़ास तौर पे बल्कि हमने तो देखा जो पढ़ा लिखा तबका था उसके अंदर बड़ा एक फटीक फैक्टर आ गया था कि डॉक्टर साहब ये क्या है, हर दफ़ा पोलियो के खतरे पिलाने आ जाते हैं, कब तक पिलाते रहेंगे। वो तो खैर एक तो तबका है जो हर चीज़ में साजिशें डाल देता है, वो तो अलहदा है। उसके अलावा लेकिन अच्छे एजुकेटेड लोग जो थे वो भी बहुत तंग आ गए थे कि जी हम अब नहीं पिला रहे बच्चों को। एंड दे स्टार्टेड रिफ्यूजिंग, जिनको हमने बार बार कन्विंस किया कि देखिए ये आपके सिर्फ बच्चे नहीं, पूरे मुल्क के बच्चों का सवाल है, मुल्क का मुस्तकबिल है। और जब तक हम पूरे मुल्क से वो बीमारी को, बल्कि पूरी दुनिया से उस बीमारी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसके खात्मे तक नहीं पहुँच पाएंगे। और अब मंजिल बहुत करीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिया। और दूसरा सलाम पोलियो वर्कर्स के लिए कि आपने अभी जिक्र भी किया, बिल्कुल सलूट है उनको। 1,71,000 वर्कर इस साल भी जनाब। और अभी मैं आपका फुटेज देख रहा था कि किश्तियों में बैठ के बर्फानी इलाकों में, धुतकारें बर्दाश्त करना, लोगों की जिल्लत और उनके रवैया बर्दाश्त करना, कठिन रास्तों पर, पहाड़ों में, हर जगह हमने देखा कि वो हमला जाता है। लेकिन सर यहाँ पर एक बात हम ये भी जरूर आपसे जानना चाहते हैं
कि बच्चे अक्सर एक तासुर पाया जाता है वालिदैन में, अगर बच्चे बीमार हैं तो उनको पोलियो के कतरे ना पिलाए जाएं। सर मैं चाहूंगा कि उनकी रहनुमाई आप फरमाएं कि क्या अगर बच्चा बीमार है तो उसको पोलियो के कतरे पिलाए जा सकते हैं? बिल्कुल पिलाए जा सकते हैं, 2 कतरे पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। और जब तक को बहुत ही खुदा ना खास्ता कोई एक्सट्रीम अगर सूरत हाल होगी, ज़ाहिर है बच्चा घर पे नहीं होगा, अस्पताल में होगा, फिर वो तो एक अलग मामला हो गया। लेकिन जब बच्चा घर पे है तो यकीनी तौर पे कोई ऐसी कोई ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, मामूली खांसी, नज़ला, बुखार, हल्का फुल्का अगर डायरिया भी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को 2 कतरे पिलाने हैं आपको, क्योंकि वो जो हम कतरे पिलाते हैं वो ही डायरिया से और स्टूल से एक्सक्रीट होके एक तरह से दूसरी आबादी को भी इम्यूनाइज करते हैं, तो वो फ़ायदेमंद है। अगर उसको मोशन है भी, शायद उसकी अपनी एब्जॉर्प्शन ना हो, लेकिन कम से कम वो सैंपल जो है एनवायरनमेंट में जाएगा। जी राइट। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अभी जो नया स्पेल है, ये स्पेल कब से लेके कब तक? आपने कहा 26 तारीख तक है, तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट जो स्पेल है उसके लिए भी पेरेंट्स को किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए? इस साल के जो प्लान है उसके अंदर 6 मुहिमात शामिल हैं, जो कि जिसमें 3 SNID यानी लिमिटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए, और 3 जो है वो पूरे मुल्क के लिए, ठीक हो गया, NIDs जिनको कहलाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। तो वो उसका एक पूरा शेड्यूल है जो कि पहले जनवरी में और फिर मार्च में और फिर मई में और इस तरह से फिर नवंबर दिसंबर तक का पूरा एक शेड्यूल है जो हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है। तो वो वालिदैन तक भी पहुंचना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि जब इतनी उन्होंने मुश्किलात उठाई हैं, यहाँ तक हम पहुँचे, तो इस मरहले पे खुदा के लिए कोई उसमें ताख़ीर या कोई उसमें तामुल ना करें। और यकीनी तौर पर सबसे हम रिक्वेस्ट वालिदैन से ये करते हैं कि पोलियो वर्कर्स को बहुत इज्जत दें। ये अपनी जानों को मुश्किल में डाल के आपके बच्चों की जान बचाने के लिए आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेशक ऐसे। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगी और मैं बड़े दिल से ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं पोलियो के हवाले से बहुत आप लोगों के साथ प्रोग्राम्स ज़िंदगी में किए हैं। मैं चाहती हूँ एक दफ़ा अपने दिल से एक मैसेज ज़रूर भेजें कि अगर आप अपने बच्चे को वो 2 कतरे नहीं पिलाते हैं तो आपके बच्चे में क्या क्या कमियां हो सकती हैं? अल्लाह ताला रहम करे, हमें उस जगह पे ना लेके जाए। हमने तो बहुत केसेस पिछले 30 साल 40 साल से जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो देखते हैं, पोलियो की माजूरी और वो सारी उम्र की माजूरी। हमारे साथ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो माजूरी का शिकार हो गए और यकीनन पूरी लाइफ उनको उस माजूरी के साथ गुजारना एक बहुत ही हिम्मत वाला काम होता है। और कई लोग जो है उस रास्ते में थक जाते हैं, उसके साथ मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। कई बड़े बाहिम्मत होते हैं कि उस माजूरी के साथ भी अपने कैरियर्स को अचीव करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मरहला, कितना बड़ा इम्तिहान, बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज़, और वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो। तो जब उससे बचा जा सकता है तो खुदा के लिए उसको आप अपना रास्ते को इख्तियार करें। बल्कि ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि न सिर्फ उस पोलियो के अलावा जितनी भी हिफाजती टीकों की मुहिमात हैं या जो गवर्नमेंट के इदारों में जो इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पे जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, वो तमाम जानलेवा बीमारियां हैं। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। तकरीबन हम बताते हैं वालिदैन को कि 35,000 रुपए की वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट फ्री लगा रही है। तो वो आप क्यों उस मौके से अपने बच्चों को फायदा नहीं उठाते? कोई हुकूमत का उसमें फायदा नहीं है, बच्चों का फायदा है। मीजल्स है, रुबेला है, आजकल रुबेला की वैक्सीन हुई है। जी हाँ, कोविड वैक्सीन। तमाम माएँ बहन बेटियां जिनको देख रही हैं हम लोग और देखते हैं हर साल, वो जाती हैं जिस तरीके से खटका करती हैं, दस्तक देती हैं दरवाजे पे, और उनको कुछ घरों में अब तो ये रिजल्ट ही अच्छे घरों के और लोगों का अच्छे बर्ताव का यही रिजल्ट है कि आज पूरे पाकिस्तान में एक साल में जो है वो सिर्फ 1 केस हो गया। डॉक्टर साहब, आखिरी कुछ पैगाम देते जाते देना चाहिए। बिल्कुल, आखिरी यही पैगाम है कि ये तमाम मुहिमात, तमाम कोशिशें आपके बच्चों की हिफाजत के लिए हैं, उनकी जान बचाने के लिए, उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए। देखिए, हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो प्रायोरिटी या ज़्यादा जोर होता है वो बीमारी पे होता है, सेहत पे नहीं होता। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उन तमाम तरगीबात की तरफ अपने बच्चों को लेकर आएँ जो उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी दे। बीमारी से बचना है, बीमारी होने के बाद उसका इलाज एक बिल्कुल अलग मरहला है, लेकिन जो चीज़ें बीमारी से बचाव के लिए की जा सकती हैं, चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे इम्यूनाइजेशन हो, चाहे पोलियो के खतरे हो, चाहे अच्छी ग़िज़ा हो, चाहे वर्जिश हो, तमाम चीजें करें। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर जमाल रज़ा साहब कह रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटी है जब एक बीमारी से बचा जा सकता है
तो फिर आप लोगों को उन वैक्सीन का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल बचाने के लिए पोलियो मुहिम जो चल रही है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो कतरे पिलाए जा रहे हैं वो अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं। बिल्कुल ऐसा ही है और पोलियो से करेंगे पाकिस्तान से बिल्कुल इसको की जड़ें उखाड़ के रहेंगे, मिलकर होगा ये इंशाल्लाह। दीजिए हमें कल तक के लिए इजाजत, होते हैं हम जरा अब कल मिलेंगे सुबह। अल्लाह हाफिज।